तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं कि मेजर टेस्ट नंबर 3 में आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना था और कैसे आप लोग नंबर बढ़ा सकते हैं आपके फिजिक्स के नीट के एग्जाम। ठीक है बेटा, यहाँ पे सिलेबस क्या था हमारा। सिलेबस हमारे पास में था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ग्रेविटेशन। ठीक, आइए देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। So the first question is the radii of two planets respectively R1, R2 and their densities are ρ1 and ρ2. The ratio of acceleration due to gravity at their surface is. So बेटा यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना है, मैं आप चाहूँगा कि उस तरफ आप ध्यान दें। आपको दिख रहा होगा कि डेंसिटी दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है हमें फॉर्मूला लिखना है, और वो भी किस फॉर्म में लिखना है बेटा, जिसमें डेंसिटी आ जाए। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जी रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई और r टू द पावर 1। ठीक है, r टू द पावर 1 मतलब r, राइट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, g1 बाय g2 इज इक्वल्स टू रो g1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई, और यहाँ क्या आएगा बेटा, कैपिटल R बनाएगा, और नीचे क्या आएगा, जी रो टू 4/3 पाई R। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G से D चला जाएगा बेटा, 4/3 पाई से 4/3 पाई चला जाएगा। सो G1 बाई G2 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको, ρ1 R1 डिवाइडेड बाई ρ2 R2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा। सो आप लोग देखिए, अगर ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, G1:G2 के आगे हमारे पास में ρ1 R1 बाई ρ2 R2। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का अप्रोच था हमारा। ठीक है, डेंसिटी दी गई है और रेडियस दिया गया है, तो डेंसिटी को आप लेकर आइए और रेडियस के फॉर्म में लिखिए और उन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Meanwhile, तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। टू सैटेलाइट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 where m1 is greater than m2 are revolving around the earth in circular orbits of radius r1 and r2, जहाँ पे बेटा r1 r2 से बड़ा है। which of the following statements true regarding their speeds। तो बेटा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है हमारी, g मास ऑफ द प्लैनेट दैट इज अर्थ बाई रेडियस। अब देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है, वो ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। तो किस पे देखिए, मास ऑफ अर्थ है, वो दोनों के लिए सेम है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल क्या, रेडियस पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√r लिख सकता हूँ। तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, v1 में क्या लिख सकता हूँ, v1 is proportional to 1/√r1 and v2 is proportional to 1/√r2। सो आप ये बताइए कौन सा बड़ा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि r1 बड़ा है r2 से। इसका मतलब r1 बढ़ेगा तो v1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और r2 अगर कम है इसका मतलब v2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा v2 इज ग्रेटर देन, कौन सा ऑप्शन देखिए जरा सा, ऑप्शन बी। ठीक, तो बेटा बेस का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में, कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, जो घूमता है, जिससे सैटेलाइट या कोई प्लैनेट अराउंड अगर घूम रहा है तो वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। चले बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है, इफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड बताना। ठीक है, सो बेटा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो मेन की कॉन्सेप्ट हो जाएगा
तो क्या होगा कि अगर हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाइड बाई 9/5, ये फॉर्मूला है एक्चुअली, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है। एफ की जगह क्या प्लेस करूंगा मैं, 140 - 32 9/5, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में कि अगर हम लोग 0.1 मीटर क्यूब पानी को 80 डिग्री सेल्सियस में मिक्स कर देते हैं 0.3 मीटर क्यूब ऑफ वाटर जो कि 60 डिग्री पे है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इसको करना चाहिए था, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। देखो बेटा क्या हो रहा है कि दो पानी ही है, दोनों को मिक्स करना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए भाई, एक का अगर हीट टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ से हीट फ्लो होगी। टेम्परेचर हमेशा हायर ग्रेड से हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर फ्लो होता है। तो आपको क्या करना है कि हीट रिजेक्टेड बाय 80 डिग्री सेल्सियस वाटर, ये कौन गेन करेगा, ये करेगा ये हीट गेन करेगा बाय 60 डिग्री ऑफ वाटर, ठीक है। सो 80 डिग्री वाला पानी ज़्यादा हीट है इसलिए वहाँ से हीट फ्लो होगी, और 60 डिग्री पे जो पानी है उसके पास कम हीट है इसलिए वो हीट क्या करेगा बेटा, एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों का ही एक कांस्टेंट टेम्परेचर T ना अचीव कर ले हम, ठीक। आइए करते हैं। तो क्या होता है, MS ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T, राइट। और यहाँ क्या होगा, M यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ T1 कर लीजिए, M2SW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यहाँ टेम्परेचर का चेंज थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मास क्या होगा, क्या मास इस तरीके से लिखा जा सकता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, लिख सकते हैं हम लोग। तो डेंसिटी क्या होती है, 10⁻³ होती है बेटा। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम देखिए ये दिया हुआ है 0.1, और SW को ना SW से कट कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नाउ चेंज इन टेम्परेचर, तो आप देखिए 80 डिग्री पे है, टेम्परेचर तो बेटा कम होगा, T पे चला जाएगा, ठीक है। M2 फिर से क्या होगा बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम है दूसरे वाले का, 0.3, और ये क्या होगा, देखिए अब यहाँ टेम्परेचर राइज होगा, राइज होगा का मतलब T ज़्यादा होगा 60 से, तो T - 60, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके आंसर क्या आ जानी चाहिए, आपके आंसर T का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। 10⁻³ ये काट दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 60, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या था कि हीट रिजेक्ट करता है एक बॉडी तो दूसरा क्या करेगा, इसको गेन कर लेगा। चले अगले क्वेश्चन पे। तो बेटा देखते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 3 रॉड्स दी गई है हमें L लेंथ की, सारी ही लेंथ L है, और एक ट्राइंगल बन रहा है PQR, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो OR है, ये जो OR लेंथ है, ये स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए लगभग कांस्टेंट होती है, ठीक है। और क्या दिया गया है कि इन दोनों का थर्मल कोएफिशिएंट क्या है, α2, और इसका क्या है बेटा, α। तो यहाँ पे हमें α1 और α2 के बीच में क्या चाहिए, हमको चाहिए रिलेशन। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग ये लगा सकते हैं, देखिए क्या सोचना है हमें, ऐसा सोचना है कि जब OR जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है बेटा, चेंज नहीं होने वाला है। तो हम लोग इस ट्राइंगल कौन से वाले ORQ ट्राइंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगा दें तो फिर क्या मिलेगा, तो इन दोनों में रिलेशन मिल जाएगा। आइए करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि R स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर,
ठीक। तो आर जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा हमारा, आर क्यू स्क्वायर और माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक, बेटा यहाँ से जैसे ही मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या होगा, रूट, सो आर क्यू स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, आर क्यू स्क्वायर। अब देखिए आर क्यू है क्या एक्चुअली में, आर क्यू एक लेंथ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये गर्म होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है इंक्रीज होके, एल प्लस अल्फा टू डेल्टा टी का स्क्वायर, तो यही होगा, है ना। और यहाँ पे एक हमारे पास क्या रहेगा, लेंथ एल भी रहेगा। ठीक है, ये एल और इसका स्क्वायर प्लस प्लस उसके बाद में है ओ क्यू। तो ओ क्यू जो है हमारे पास में, आप देखिए ये हाफ है, ये क्या है, हाफ है बेटा, है ना, फुल लेंथ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल प्लस अल्फा वन डेल्टा टी एल होल अपॉन टू, क्योंकि एल बाय टू बेटा इसका भी और एल बाय टू इसका भी, तो पूरा एक साथ लिया जा सकता है, और इस पूरे का क्या, स्क्वायर। ठीक, सो बेटा ये एकदम यहाँ पे माइनस साइन एक आएगा और ये रिलेशन आपके पास में तैयार हो गया है ना, यहाँ माइनस था बेटा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन बन गया है। इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा। अब देखिए ओ आर क्या है, ओ आर बेटा, ओ आर एक ट्राइंगल का अगर ये एल लेंथ है ना, और ये कह रहा है कि भाई 3 रॉड से इक्वल लेंथ है, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री हो रहा है तो हम लोग ओ आर नहीं निकाल सकते हैं क्या, बहुत इजीली। कैसे निकालेंगे, एल कॉस होता है एल साइन, तो ओ आर की वैल्यू एक्चुअली में है क्या, एल साइन 60 डिग्री है। ओ आर इज इक्वल्स टू एल साइन 60, तो साइन 60 इज अंडर रूट 3/2। तो आप यहाँ पे क्या रख दीजिए, अंडर रूट 3/2 एल लेंथ रख दीजिए, और बाकी ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहने दीजिए। और इसको आप सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपका आंसर यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में बेटा आपके पास क्या रिलेशन आएगा, अल्फा वन इज 4 टाइम्स अल्फा। ठीक, सो बेटा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था कि हमारे पास में ओ आर है जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल भी ली, उसमें आप पाइथागोरस लगा दीजिए। वही एक तरीका है जिससे हम लोग L1 और L2 के बीच में क्या निकाल पाएंगे, रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, और ये वाला है ऑप्शन डी आई थिंक, है ना, अल्फा वन इक्वल्स टू 4 टाइम्स अल्फा टू। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, then increase in the quantity of emitted heat radiation। मतलब क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी जो है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 50% से, तो फिर जो इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एमिटेड हीट रेडिएशन है वो क्या होगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए टी टू द पावर 4, इस तरीके से होगा, है ना। और क्योंकि बॉडी एक ही है, कुछ कहा नहीं गया बॉडी के बारे में, तो सिग्मा और ए को हम लोग नेग्लेक्ट करके टी टू द पावर 4, ठीक है, टी टू द पावर 4। तो E1 क्या आ रहा है आपको पता है, T1 टू द पावर 4, प्रोपोर्शनल आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा, प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ से। और E2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू T2 टू द पावर 4। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है अब क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है कि T2 जो है वो 50% बढ़ चुका है, मतलब ये कि 1.5 टाइम्स ऑफ T1 भाई, है ना, 1.5 टाइम्स ऑफ T1। तो आप एक काम करिए भाई, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, E1 बाई E2, है ना, इज इक्वल्स टू T1 पावर 4, और T2 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1.5 पावर 4 इंटू T1 का पावर 4, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि इससे ना आपको रिलेशन आ गया,
E1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, E2 बाय 1.5 टू द पावर 4. सो बेसिकली E2 क्या आ गया, 1.5 पावर 4 इंटू. अब अगर ये रिलेशन आ गया तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, है ना. तो आपको क्या करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 बाई E1 इंटू 100 करना पड़ेगा. बस ये आखिरी चीज़ में आप पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा. अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको की कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्या बेटा, इसका की कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला याद करना है आपको, फॉर्मूला याद पता होना चाहिए. बस इसी फॉर्मूले से मैंने क्या देखा कि एक ही बॉडी है तो सिग्मा ए चला गया, T1 टू द पावर 4 हो गया, E2 है T टू द पावर 4 हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया. इसमें आप पुट कर दीजिए, तो जैसे ही आप इसे पुट करेंगे तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, 400%. ये जो T1.5 टू द पावर 4 है, यही आपको क्या दे देगा, 400% दे देगा. ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं. आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. 7th देखते हैं. A beaker is completely filled with water at 4 degrees Celsius. It overflows both. It will overflow both when heated or cooled. Okay, fine. और रीजन क्या दिया, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ वाटर बिलो एंड अबव 4 डिग्री सेल्सियस. सो बेटा ये इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे लिखा ही हुआ है. इसका जो की कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो पानी होता है ना, पानी वाटर हम लोग सबसे ज़्यादा पीते हैं, राइट. सो वाटर जो है उसका मैक्सिमम डेंसिटी होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस. मुझे एक बात बताइए, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो अगर डेंसिटी बढ़ रहा है तो बेटा क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है. तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस से आप 1 डिग्री पे आओगे, आप उससे ऊपर चले जाओगे 7-8 डिग्री कुछ भी ले सकते हो. तो डेंसिटी इसका क्या करता है, डिक्रीज करता है. और डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगा तो बेटा क्या राइज हो जाएगा, वॉल्यूम राइज हो जाएगा. यहाँ भी डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम राइज. और वॉल्यूम का बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, ओवरफ्लो करेगा. ठीक है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन, जो असर्शन है करेक्ट है और रीजन उसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पानी का मैक्सिमम घनत्व डेंसिटी कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है. ठीक बेटा, चले आगे. A can is taken out from a refrigerator 0 डिग्री सेल्सियस पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. अगर T1 is the time taken to heat from 0 डिग्री सेल्सियस to 5 डिग्री सेल्सियस, okay, and T2 is the time taken from 10 to 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो पूछ रहा है कि किस में समय ज़्यादा लगेगा और किस में कम लगेगा. ठीक है, तो बड़ा ऐसा की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, मेन चीज़ अप्रोच जिसे कहते हैं. देखिए केन को निकाल के बाहर रखा तो 0 डिग्री पे था और बाहर क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, 25 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस. लेकिन जब दूसरे केस में हमने देखा तो क्या हो रहा है, 10 डिग्री से 15 टेम्परेचर डिफरेंस कम. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है ये बेटा, ये कहता है कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है ना तो जो हीट फ्लो है वो ज़्यादा होती है, मतलब जल्दी ठंडा होता है. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, dt by dt is equals to कैपिटल T टेम्परेचर है, स्मॉल डी टाइम है आपका, इक्वल्स टू T टाइम्स T माइनस TS. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ये क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा है. टेम्परेचर में चेंज किस में ज़्यादा है, देखो क्या ये 0 से 25 डिग्री टेम्परेचर चेंज ज़्यादा है, या फिर इसमें T1 टाइम लगा था हमें और T2 टाइम किस में लगा था, 10 डिग्री से 15 डिग्री. ठीक है,
तो बेटा जब टेम्परेचर चेंज ज़्यादा है तो हीट फ्लो ज़्यादा होगा, हीट फ्लो ज़्यादा होगा तो T1 क्या होगा, कम होगा T2 से, क्योंकि ये तो कम है। सेकेंड वाले केस में डेल्टा टी कम है, डेल्टा टी कम होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम है, तो फिर क्या होगा, समय ज़्यादा लेगा। इस वजह से क्या होना चाहिए, T1 को T2 से बड़ा होना ही पड़ेगा, तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और बेस कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसमें, की कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना है। ठीक बच्चों, चलिए देखिए 9th क्वेश्चन है कि ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट T is proportional to 1/λ। ठीक है, ये एक्चुअली जो नहीं दिया हुआ है वो ये है रिएक्शन, जो इसका जो असर्शन ज्ञान में रिलेशन है। ठीक है, T is proportional to 1/λm है, 1/λm है। ठीक, चलिए ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार, तो क्या होता है बेटा कि टेम्परेचर इज, इसका की कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही हो जाएगा। ठीक है, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो अगर लैम्डा कम है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और हमें पता है विब्योर से, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, विब्योर से हमें पता है कि लैम्डा इंक्रीजेस एज वी गो डाउन, तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका है, इसका। तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ आर, और टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ बी। बी कहाँ पे आ गया, यहाँ थर्ड, और आर तो लास्ट में आ रहा है, तो लैम्डा ज़्यादा टेम्परेचर कम। यहाँ क्या है, लैम्डा कम टेम्परेचर ज़्यादा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर ऑफ रेड इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ ब्लू स्टार। ठीक, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation for A, तो ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा। The value of G at moon is 1/6 of that of Earth। बेटा ये तो हमको पता ही है कि 1/6 हो जाता है। हाइड्रोजन बलून रिलीज्ड ऑन द मून वुड बी, अगर एक हाइड्रोजन बलून को हम लोग मून के ऊपर रिलीज करते हैं तो क्या होगा, क्या वो क्लाइंब करेगा, एक्सेलरेशन 9.8 × 6 है, क्या वो क्लाइंब करेगा, एक्सेलरेशन 9.8/6 है, क्या वो क्लाइंब करेगा, नहीं, फॉल भी नहीं करेगा, क्या वो एक्सेलरेशन 9.8/6 से फॉल करेगा। तो ये हमको पता करना है। सो बेटा एक बात बताइए, अगर ये मून अर्थ है, सॉरी मून प्लानट है, और यहाँ पे एक बैलून है, तो इसके ऊपर लगने वाला क्या रहेगा, mg रहेगा। ठीक है, तो mg, बट दिस टाइम g ऑफ मून। सो g ऑफ मून हमें बहुत अच्छे से पता है कि g ऑफ अर्थ बाय 6 होता है। सो g ऑफ मून क्या हो जाएगा, g ऑफ अर्थ दैट इज 9.8 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी। नीचे की ओर आएगा, क्लाइंब क्यों करेगा, क्लाइंब नहीं करेगा बेटा, नीचे ही आएगा, बिल्कुल क्लाइंब नहीं कर पाएगा। क्लाइंब कब करेगा, जब उसको हम लोग ऊपर की ओर थोड़ा सा कुछ फोर्स दे देंगे ना, तभी क्लाइंब करेगा, ऐसे क्लाइंब नहीं करता। उसके बाद भी थोड़ा सा वेट है, भले ही थोड़ा सा है पर वेट तो है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यही रहा कि Gm इज इक्वल्स टू Ge/6। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है बेटा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं 11th क्वेश्चन। बॉडी ऑफ मास m राइजेस टू हाइट h, और h कितना है, r/5। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से इसको कितना ऊपर लेके गए हम लोग बेटा, r/5 लेके चले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यही होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसको आप लगाइए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो जब सरफेस पे था तो -Gmm/r रेडियस। अच्छा, इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ, तो आप यहाँ पे ये कर लीजिए -Gmm/r + r/5 है ना, और यहाँ माइनस लगा दीजिए,
तो ये हमें क्या दे देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 GMM डिवाइडेड बाई 6R प्लस GMM अपॉन R, एलसीएम आएगा 6R -5 GMM प्लस GMM 6 एक्चुअली 6 GMM सॉल्व करेंगे ना बेटा तो आ जाएगा GMM अपॉन 6R, क्योंकि यहाँ 6 है यहाँ -5 1 हो जाएगा। ठीक, क्या सर ये आंसर है? नहीं। अब देखिए MGH के फॉर्म में है तो यहाँ आप एक काम करो, R मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि इससे हमें आप देखिए कि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या होती है, GM अपॉन R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाला M भी नहीं होगा, G कैपिटल M बाय R स्क्वायर, ये होती है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, या फिर राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया बेटा mg R बाई 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो H है ऑप्शन में, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H इज इक्वल टू R बाई 5, तो R क्या हो जाएगा 5H हो जाएगा। जैसे आप प्लेस करेंगे 5/6 mgh, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में राइस पूछ रहा था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछ रहा था आपसे। चलिए तो आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12th। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज 11.2 km/h। अगर एक ऐसे प्लैनेट पे हम लोग चले जाएं जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डबल है, और उसका जो रेडियस है वो अर्थ के डायमीटर से डबल है। ठीक है, तो फिर हमको उसकी एस्केप वेलोसिटी बतानी है। बेटा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, किस तरीके से सोचना है आपको यहाँ इस क्वेश्चन में ना सिर्फ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद है ये वाला, तो आपका क्वेश्चन ये वाला बन जाना चाहिए। ठीक, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तो अर्थ आएगा ये, तो इस तरीके से कट गया बेटा। तो प्लैनेट का रेडियस कितना है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ आ गया। ठीक, ये एक चीज और ये दूसरी चीज। अब सॉल्व करते हैं। तो ये एस्केप वेलोसिटी 1 बाय एस्केप वेलोसिटी 2 2gr डिवाइडेड बाय 2, g क्या है बेटा ट्वाइस है, रेडियस भी क्या है ट्वाइस है, 2gr है ना, 2gr। तो 11.2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एस्केप ऑफ सेकंड इज 1/√4। बेटा √4 क्या होता है, 2 होता है। क्या मिल जाएगा यहाँ से 22.4। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड में पूछा था आपसे। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा है ना, ये वाला थोड़ा इजी आ गया। चलिए अगला देखते हैं। 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल है बेटा हमारे पास में, ईच ऑफ मास एम प्लेस एट द कॉर्नर्स, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल निकालना है, सेंटर में हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल का इसके इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है कि आप देखिए यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है, एम मास है, स्क्वायर है, तो जो डिस्टेंस होगा सारे सेम होंगे, सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, मान लीजिए लेंथ कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है, ठीक है, ये भी ए है, तो आप इसको निकालिए, a/√2 आना चाहिए, राइट, सारे के सारे a/√2 हो जाएंगे। तो की कॉन्सेप्ट यही है कि जो पोटेंशियल नेट होता है वो सबका सम हो जाता है, वी सबका सम हो जाता है। और दूसरा पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल, क्या होता है, -GM अपॉन R। बस बेटा कर दो सॉल्व। सो माइनस हो गया, G हो गया, M हो गया, R। अब आप यहाँ पे R कैलकुलेट करिए, इसे इतना कठिन भी नहीं है क्योंकि दिया हुआ है आपको बहुत सारी वैल्यूज। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से बनाऊँ तो ये a/2, ये भी a/2, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए आप, क्या आएगा, a/√2 आएगा। क्या आएगा बेटा, a/√2 आएगा। ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2, तो -GM अपॉन a/√2।
परंतु ये तो 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई, सो माइनस जी एम अपॉन ए, और यहाँ क्या आएगा 4√2। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है बेटा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, select the proper graph between gravitational potential due to hollow sphere and distance r from its center। क्या की कॉन्सेप्ट लग जाना चाहिए यहाँ पे बेटा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमको पोटेंशियल कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल कह रहा है किसका? हॉलो स्फीयर का, तो वो याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो काम हो जाएगा। क्या होता है? माइनस जी एम अपॉन आर। ये होता है बाहर, उसके अंदर क्या होता है? ये आउटसाइड होता है। इनसाइड क्या होगा? ये होता है माइनस जी अपॉन कैपिटल आर। तो जब तक हॉलो स्फीयर के आप अंदर हो कांस्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाली। पर जैसे ही आप बाहर जाते हो आर बढ़ेगा और ये क्या होगा? कम होगा। ठीक, कौन सा वाला ऐसा है जिसमें थोड़ी देर तक आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है? देखिए यहाँ तो पूरा ही गिर गया, यहाँ ऊपर पूरा बढ़ गया, यहाँ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो ये क्या है? पोटेंशियल इनसाइड, और जैसे ही आप बाहर आओगे तो आर बढ़ेगा, पोटेंशियल गिर जाएगा, तो ये भी आंसर है। ठीक, तो बेटा फॉर्मूले याद होना ही चाहिए। ठीक है, सिंपल से एक फॉर्मूले से हमें कितने मिल सकते हैं? 4। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस इज, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें। क्यू क्या होता है? डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। ठीक, ये बेटा चैप्टर हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है ना उसमें आपको मिलेगा ही। अब इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ दिया कि भाई इसका ही बता दो, तो डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, राइट? यही होना चाहिए। अच्छा, डेल्टा टी अपॉन क्यू, ये भी क्या होता है आपका? ये भी एक तरीके से आपका क्या होता है कि समय के साथ ही तो चेंज होता है। अगर इस बार हमने नहीं लिखा तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक टी हम लोग मिस कर देंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। ठीक, डेल्टा क्यू, एक्चुअली में डेल्टा क्यू मतलब एनर्जी है ना, क्यू क्या होता है? एनर्जी, और एनर्जी का क्या होता है हम सबको पता है, mL2 T - 2, और नीचे क्या है? एक टाइम। तो इसे जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे के की जगह थीटा ले रखा है, ओके ओके, थीटा, ठीक, थीटा ले लिया, तो इसको ऊपर लेके आओगे m - 1 L⁻², राइट, L⁻²। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोई मुझे बता सकता है? देखिए ये डिवाइड नहीं होगा, -3 आएगा और ऊपर होके +3 हो जाएगा, और थीटा पहले से। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, सो एनर्जी का तो आपको याद होना ही चाहिए। देखिए कितना काम आ रहा है, और ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि dq/dt होता है, dq नहीं होता अकेला, तो टाइम आप वहाँ से मिस कर देते, फिर t² ढूंढते रहते हैं। ठीक, तो ये की कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। Two spheres of same material have radius r and 4r temperature distance. The ratio of the rate of radiation of the energy by the spheres. ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी बाय स्फीयर, तो रेशियो निकालने के पहले फॉर्मूला भी थोड़ा ध्यान रख लें। क्या होगा फॉर्मूला बेटा इसमें? प्रोपोर्शनल नहीं, इक्वल टू वाला सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो आप यहाँ पे देखिए कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मटेरियल सेम है, सिग्मा चला गया, E1/E2, A1 टी टू द पावर 4, A2 टी टू द पावर 4। ठीक है बेटा, रेशियो यही तो पूछ रहा है, बस पुट कर दीजिए। हाँ, तो स्पेयर है 4πr², आर छोटा वाला स्क्वायर, टेम्परेचर का। अच्छा पहले वाले पे ना टी नॉट है, 2 टी नॉट है, तो पावर 4, 2 टू द पावर 4 इज इट 16। ठीक है, और टी नॉट टू द पावर 4 नीचे पूरा रिपीट हो जाएगा, लेकिन रेडियस है 4 और 4 का स्क्वायर 16 है ना, और टेम्परेचर क्या है? टी नॉट का स्क्वायर, टी नॉट पावर 4, तो ये कर गया।
16 से 16 भी चला जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं बचा। E1:E2 क्या हो गया? 1:2। देखिए है क्या? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ये फॉर्मूले वगैरह बेटा बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। 17th कह रहा है कि द फॉलोइंग 4 वायर्स ऑफ लेंथ L and radius R are made of the same material. Which of the following have largest extension? ठीक, क्वेश्चन में देखिए आपको इसी तरीके से ध्यान रखना, ये पूछ क्या रहा है, कई बार तो समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। लार्जेस्ट एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल पूछ रहा है आपसे। when the tension is applied, टेंशन ऑब्वियसली सेम अप्लाई करेगा क्योंकि बहुत सारे वायर से कुछ तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या है ई कॉन्सेप्ट बेटा? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, या फिर मान लीजिए फॉर्मूला लगाते हैं ना हम लोग, कौन सा वाला? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। क्या होता है? ये होता है ना। तो F बाई ए इज इक्वल्स टू, इसको एक काम करो, ई ही लेके सॉल्व करो, ये इलास्टिसिटी, स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाई, है ना। तो बेटा डेल्टा एल निकालना है हमें, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ बाई एरिया एट टू इलास्टिक। मटेरियल सेम है क्या? सेम मटेरियल, मतलब अब ई के ऊपर हमारा डिपेंडेंस चला गया क्योंकि मटेरियल सेम है। ठीक, फोर्स जो लग रहा है टेंशन वो भी सेम है ना बेटा। तो एरिया, अब देखो लेंथ बचा और एरिया भी क्या होता है वायर का? पाई आर स्क्वायर, पाई को हटा दो आर स्क्वायर। सो डेल्टा एल विल डिपेंड ओनली अपॉन लेंथ बाई आर स्क्वायर का रेशियो। ये है मेन चीज जो हमने क्रस का निकाल लिया हमारे फॉर्मूले से। अब इसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर करके सॉल्व करना पड़ेगा। और ये चीज भी नहीं भूलनी है कि इन दोनों का अलग यूनिट दिया हुआ है, तो आपको सेम यूनिट में पहले लाना भी पड़ेगा। ठीक, ये आप लोग कर सकते हैं बेटा, मैथ्स करना है बस उसमें, जैसे कि 50 सेंटीमीटर है ना, और रेडियस क्या है? 0.25। तो 50 में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो किस में आ गया? mm में, और नीचे क्या है? 0.25 इंटू 0.25। इस तरीके से आपको रख के देखना पड़ेगा कि डेल्टा एल की वैल्यू किस में मैक्सिमम आती है, और वो आपको ऑप्शन ए में ही दिखेगी। ठीक, ये कर लेना आप। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क ऑफ मॉडुलस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो मैंने क्लास में जरूर करवाया है, डायरेक्ट होता है। ये अभी क्या देखिए, है ना, यही कह रहा है ये इम्पोर्टेंस है। कई बार आपको न्यूमेरिकल में भी पूछ लेता है। चलिए क्या कह रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखा हुआ है इसमें ये लिखा है कि कोई वायर है, ठीक है, एक्सटेंशन हो रहा है, फोर्स एफ है, T1 T2 टेम्परेचर है। ठीक, तो आप एक ही चीज देखिए कि इस फोर्स में, यहाँ जो एफ फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स में इसका एक्सटेंशन क्या हुआ? ये हुआ, राइट। तो ये F1 हो गया और इसी पे दूसरे वाले में ये F2 हो गया। अब एक चीज नोटिस करो कि ऑब्वियसली F1 किससे बड़ा है? F2 से बड़ा ही है, राइट। तो कम फोर्स में उतना ही एक्सटेंशन मिल गया। तो हमारे यहीं पे क्या आ जाता है कि कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हायर टेम्परेचर पर, ठीक है, कम फोर्स में क्या होता है? ज्यादा एक्सटेंशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर F1 ज्यादा है F2 से और सेम एक्सटेंशन आ रहा है, तो इसका मतलब T1 हैज टू बी ग्रेटर देन T2। बेटा किसको ज्यादा होना पड़ेगा? T1 को ज्यादा होना पड़ेगा T2 से, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। 20, an elongation of 0.1%, elongation मतलब ये दिया हुआ है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया,
ठीक, और टेंशन मतलब फोर्स दिया हुआ है, ये एक्चुअली ना डेल्टा एल बाई एल दिया हुआ है, तभी हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक, की कॉन्सेप्ट बेटा इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है बताइए, गामा या फिर ई एफ एल बाई ए ई, डेल्टा एल होता है एफ एल बाई ए ई। ठीक, निकालना क्या है, यंग्स मॉडुलस ई, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। ठीक, ई इधर चला गया, डेल्टा एल इधर आ गया, मतलब एल बाई डेल्टा एल। इसमें आप बेटा वैल्यूज को पुट करिए, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है, फ्री के 4 नंबर। 21 assertion, when distance between two bodies is doubled and also mass of the each body is also doubled, सब डबल कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम रिमेन्स द सेम। ठीक है, चलिए चेक करेंगे इसको। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये सेकंड वाला तो ठीक बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है, इतना तो पता है ना। आइए चेक करते हैं होता क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, now f equals to gm1 m2 by r power 2। सो अगर हम लोग डिस्टेंस को डबल करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2r स्क्वायर एंड मास ऑफ ईच बॉडी इज ऑल्सो डिफाइंड, मतलब कि 2m1 और 2m2। देखिए आप 4 gm1 m2 by 4r स्क्वायर, देखिए फोर्स बदला नहीं, फोर्स बिटवीन देम रिमेन सेम, ये बात सही हो गई। दूसरा, क्या ये बात सही है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों सही है। और बिल्कुल इसका ही ये क्या है, इसका ही ये एक रीजन है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही है, सपोर्ट भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख पाता, क्या मैं सॉल्व कर पाता, क्या मुझे पता चलता कि दोनों इक्वली आ रहे हैं फोर्स, नहीं कर पाता। इसीलिए क्या है, एकदम करेक्ट है, assertion is right, reason is also right and reason is the correct explanation for the assertion। चलिए अगले बेटा, फॉर द परफेक्ट बॉडी हमारे पास जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी, और हमारे पास में यंग्स मॉडुलस भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए कौन सा वाला है ऑप्शन, दोनों इन्फिनिटी सी लग रहा है मुझे, सी ऑप्शन है। ठीक, चलिए 22 हो गया। 23, the effective weight of an object falling with terminal velocity and a viscous medium is key concept। बेटा जब भी एक बॉडी हमारी, की कॉन्सेप्ट में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, कि अगर ये नीचे गिर रही है तो mg होगा इसके पास, ऊपर लगने, लिक्विड के अंदर है, इस वजह से क्या होगा, एक बॉइंट फोर्स आएगा, और इसके पास में क्या आता है, विस्कस फोर्स आता है बेटा, है ना। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, तो होता क्या है कि इस बॉडी के ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स mg, ऊपर लगने वाला फोर्स बॉइंट फोर्स, और ये जो ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स जो आप बोलना चाहो, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इफेक्टिव वेट क्या होता है, आप उसको माइनस करेंगे ना इनसे, एफ बी प्लस एफ वी माइनस एम जी, इफेक्टिव वेट है, पर ये सब इक्वल हो गया सारे, इस वजह से इफेक्टिव वेट क्या होगा, 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया है वॉल ए का, डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ डायमीटर बी, रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। भाई इसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को सीखता ही है कि जो वेलोसिटी होती है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, रेडियस के स्क्वायर के ना, तो डायमीटर दिया हो 2r क्या हो जाएगा, हाफ 2r b, है ना। तो r क्या हो गया, या फिर ऐसा बोल दीजिए r भी क्या हो गया,
टाइम्स ऑफ R1, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, रेशो निकालना है, तो VA/VB कर दीजिए, R² RA² और RB के जगह पे क्या आएगा, 2² RA²। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए सिंपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं बेटा, इसलिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले को एकदम फिंगर टिप्स में रखना है। ठीक है, चलिए 25th, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हेड क्या होगा, देखिए की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हेड क्या होता है, वेलोसिटी हेड v²/2g, यही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हेड। अब बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। वेलोसिटी कितनी दी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, v²/2g। ठीक, ये मीटर में आता है, हेड है ना, वेलोसिटी हेड वो मीटर में आता है। अ लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस वगैरह दिया हुआ है आपको, राइज इन द लिक्विड लेवल, अगर उसको हम लोग रोटेट करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, अगर इस तरीके से पानी भरा हुआ है, हाँ पानी क्या, लिक्विड कोई भी भरा हुआ है, इसको अगर हम लोग ओमेगा घुमा दिए तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो h है, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, उसका एक फॉर्मूला आता है ω² R²/2g। बस लगा दीजिए, 4² इंटू रेडियस इज 0.05 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 10 होती है, इसका बेटा सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 0.002, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये फ्लूइड्स चैप्टर हमने कवर किया था बेटा, कि h होता है ω² R²/2g। देखिए इस क्वेश्चन में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया गया है, ठीक है, ताकि डेंसिटी सेम रह सके, और हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो है दिया है। तो एक बात बताइए बेटा, कि अगर इस पूरी तरह लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना लिक्विड बाहर जाना चाहिए। अब भले ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो या 3/2 ए हो, तो इसीलिए ये जो हमेशा आप याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगता है ना, तो वो हमेशा मास को कंजर्व करता है। ये क्वेश्चन आई थिंक है इसी पेपर में, या फिर कभी आ भी सकता है, कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 आपको लगाना है। ठीक, लेफ्ट साइड में देखिए, एरिया क्या है A, वेलोसिटी क्या है 10, दोनों साइड से निकल रहा है बाहर, इस वजह से क्या होगा, A इंटू 4 प्लस 3/2 इंटू सम वेलोसिटी भी, और यही भी निकालनी है ना। आप लोग अगर देखें A कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 - 4 कितना होता है, 6, 3 2 भी 6 होता है, तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए आई होप बेटा यहाँ तो आप लोग इन सब क्वेश्चनों में तो आप लोग नंबर ला ही रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ला रहे हैं तो थोड़ा सा आप देखिए कैसे होगा, ठीक है, आई होप आप लोग और बढ़िया करेंगे। तो बेटा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ अ टैंक हैविंग वाटर, टोटल प्रेशर 3, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर क्या होता दिया है, जी का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक, इसमें बेटा आपको यह याद रखना है कि कॉन्सेप्ट होता है हमारा, अगर पानी गिर रहा है उसकी वेलोसिटी 2ρ/p1 होती है। ठीक है, अच्छा मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, 2p/ρ होती है। ठीक है, ये यहीं से ये भी होती है मेरे पास, आपको पता होगा कि इस तरीके से पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ये से गिर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, √2g हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब हमको तो प्रेशर और डेंसिटी चाहिए, ठीक, दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि टोटल प्रेशर कह रहा है कितना है, 3 है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर इंक्लूडेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि टोटल प्रेशर आपसे ये कह रहा है।
तो इसका मतलब होता है P की वैल्यू क्या है 3 - 1 दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ने अगर 3 रख दिया है तो गलत हो जाएगा, फॉर्मूले में भी जानने के बाद भी गलत हो जाएगा। और एक एटमॉस्फेयर क्या होता है 10⁵ होता है, दिया हुआ है। डेंसिटी क्या है बेटा, पानी है क्या, हमेशा से पानी ही देते हैं लोग, 1000 है, कर दीजिए सॉल्व। 3 तो यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक 400। क्या बेटा ये ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ठीक, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मूला क्या लिखा है 2p/ρ, क्या लिखा है 2p/ρ। और ये वाला जो p है ये एब्सोल्यूट है, नहीं ये गेज है, गेज है, ये गेज है, ठीक है। चलिए अगला करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। विस्कोसिटी ऑफ गैस टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है बेटा, ये तो डायरेक्टली करती है। ये क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि विस्कोसिटी जो है वो, विस्कोसिटी जो है प्रोपोर्शनल होती है, ठीक, इंक्रीज करेगा। तो सिंपली डायरेक्टली ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है इसमें। 3 equal drops falling through air with a steady velocity of v equals to 2 cm/s। कोई सील हो गया, न्यूटन का वेलोसिटी पूछ रहा है, की कॉन्सेप्ट देखना चाहिए हमें इसमें। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब भी को सील वाला टॉपिक आएगा ना, तो आप इसमें ना एक फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखें, ये वाला न्यू वेलोसिटी के लिए, न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, कि v डैश क्या होगा n⁻2/3 × v। बस ये अगर आपको याद है, n का वैल्यू कुछ भी बोल दे कि 3 ड्रॉप थे, 4 ड्रॉप थे, 5 ड्रॉप थे, वेलोसिटी के वैल्यू कुछ भी कहते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3⁻2/3, वेलोसिटी 2 है ना। और ये कुछ इस तरीके चलिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 2 × अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, और पावर में क्या है 1/3, आगे डायरेक्ट। अभी आप क्या करते हैं, आप वॉल्यूम निकालते हैं और उसको n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वाले से इक्वेट करते हैं, फिर जाके वेलोसिटी के फॉर्मूले में रखते हैं। इतना कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, टाइम की बहुत कमी रहती है। डायरेक्ट याद करो फोसील वाले में कि v डैश n⁻2/3 × v, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हमेशा साथ देगा। क्या 30 का सी होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। की कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखते हुए 30 the amount of work done to increase the size of a software 10x6 to 10x10 surface tension। क्या होगा बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन, टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। और क्योंकि सरफेस एरिया आ रहा है, लेंथ नहीं आ रहा, इसलिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे बेटा, दो साइड है ना। सो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0.03 × 2 चेंज इन सरफेस एरिया। तो चेंज हो रहा है मतलब कि 10 × 10 माइनस 10 × 6। सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से आपको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये मीटर से एक सेकेंड ना, सेंटीमीटर में अगर आपको करना है तो क्या होगा 100 होगा, स्क्वायर है तो पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए 4। इसे आप सॉल्व करिए बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 2.4 × 10⁻⁻1, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए 32 क्वेश्चन। A glass tube of uniform internal radius r has a valve separating the two identical ends. Initially the valve is in a tightly closed position and one has a hemispherical soap. Soap कहाँ पे है बेटा, ठीक है। ऐशो जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व क्या होगा बेटा, जो प्रेशर होता है ना इसके अंदर वो क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे जो प्रेशर आपके पास में होगा फर्स्ट वाले पे, देखिए सेकंड वाला तो क्वेश्चन में हमको कह नहीं रहा है कि क्लोज बंद है, ठीक है, ओपन है ये वाला, और यहाँ पे आपके पास में एक क्या है सोप, ठीक। तो ये हो जाएगा P0 + 40/R, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस 40/R, हेमिस्फेरिकल है ना 40/R, प्रेशर ज़्यादा इसमें है, ठीक। आप देख सकते हैं कितना प्रेशर,
तो ऑब्वियसली हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्या होगा, एयर मूव करेगी, ठीक है। तो आप देखिए एयर विल मूव फ्रॉम वन फ्लोर टू वन, फ्रॉम एंड वन टू टू, और अगर वॉल्यूम उसका कम होना चाहिए, तो क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सोप एट वन एंड वन डिक्रीजेस, करेक्ट है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का की कॉन्सेप्ट ये मेन फॉर्मूला है कि प्रेशर इनसाइड अ हेमिस्फीयर इज ऑलवेज ग्रेटर, ज़्यादा ही होता है। अगर उसका प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फूट जाएगा। तो यहाँ पे था, जैसे ही वॉल्व हमने खोला तो ओपन हो गया, तो एयर यहाँ से इस तरफ मूव करने लगी, और इस वजह से ये जो उसका जो वॉल्यूम था वो क्या करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया बेटा, ठीक है। 32 भी हो गया, 33। देखिए मैं आपको कह रहा था ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्वेश्चन है यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट क्या होगा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना तो डेंसिटी और मास सब आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या था कि पहले ये इस तरीके से सॉल्व होता है कि M1 इक्वल्स टू M2, मास होता है, अब ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, रो 1 V1 रो 2 V2 इस तरीके से। तो डेंसिटी तो सेम होती है, डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे अगर डेंसिटी कैंसिल कर दें तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इंटू सम लेंथ, एरिया इंटू सम लेंथ। एरिया तो A1 है, अब लेंथ क्या है, लेंथ को अगर टाइम से आप डिवाइड कर दो समय तो लगेगा, तो ये हो जाती है V1 और ये हो जाएगी V2। वहीं से बता था, कहाँ से, कि मास का कंजर्वेशन होता है, ठीक। इसको आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी में मास का क्या होता है, कंजर्वेशन। बट एक कैपिलरी ट्यूब है ए और बी, एक में पानी है और एक में क्या है, सोप वाटर है, ठीक। इसका एक फॉर्मूला होता है हाइट का, 2t cos थीटा बाय, अब इस फॉर्मूले में आप यही ध्यान रखो कि अगर हमारे पास में सोप वाटर होता है ना, द टेंशन इन सोप वाटर इज ऑलवेज लेस देन टेंशन इन वाटर। तो इसका मतलब होता है कि हाइट ऑफ द वाटर शुड बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ द सोप वाटर। बस अब देख लीजिए किसमें ज़्यादा है किसमें कम है ना, इसमें ज़्यादा है, इसमें बराबर लग रही है, ये उल्टा है, उल्टा नहीं होगा बेटा, उल्टा नहीं होगा क्योंकि सोप वाटर मर्क्यूरी थोड़ी का है। तो ये सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट क्या है, कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 35th। यहाँ इस क्वेश्चन में बेटा कभी भी नहीं कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं रखा, हाइट नहीं दी है, इस चीज़ को पहले आप ध्यान में रखो। इन्होंने नहीं कहा है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ है, कुछ भी नहीं कहा है। देखिए इन द यूनिफॉर्म फिगर शोन द आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब विच इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी वगैरह और प्रेशर, लेकिन कहीं नहीं कहा है कि बराबर नहीं है, हाइट जो है वो बराबर है, मतलब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ को रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये जो पूरा पाइप है ना, ये पूरा का पूरा पाइप इज केप्ट हॉरिजॉन्टल। अगर ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी पॉइंट रिस्पेक्टिवली, तो फॉर्मूला कैसा बनता है, P1 बाय रो, राइट, इक्वल टू V स्क्वायर बाय 2G, राइट। अच्छा V स्क्वायर बाय G है ना, और इधर क्या होगा, ये 1 कर लीजिए, तो यहाँ होगा P2 रो, ठीक है, नो इश्यूज। नाउ अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, ये और वी भी चाहिए ना, तो इसको इधर ले आते हैं, बाई जी का स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर बाई जी, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 बाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे हाइट तो है नहीं, यहाँ पे हाइट है नहीं, तो इस वजह से प्रेशर का ये जो डिफरेंस है ना, ये क्या होना चाहिए, 0। और इसी से हमको क्या मिलेगा कि ए जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, मतलब बी ए इक्वल्स टू बी बी आ जाएगा। क्या ये तभी इक्वल होता जब सर यहाँ पे हम लोग का हाइट जो है होता दिया होता कुछ
तो बेटा ये इक्वल नहीं होता, फिर कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन वाली वैल्यूज क्रिएट हो जाती है। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं 36। क्या है कि 8 ड्रॉप्स है, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 8, और पुरानी वेलोसिटी है 10, ठीक, तो सील हो रहे हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारे पास में, v डैश इक्वल्स टू n to the power 2/3 into 8 to the power 2/3 into some velocity that is 10। तो 8 से क्या होता है 64, क्यूब रूट कर दीजिए, इंटू 10 कर दीजिए, 64 का क्यूब रूट बेटा 4 होता है, 4 into 10 is 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फॉर्मूला याद करिए बेटा, देखिए बार बार आ रहा है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। A number of tiny drops of water at the same radius are combined to form a single drop of water। तो टेम्परेचर में राइज क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है कि अगर हम लोग के पास में कुछ वर्क है, उसको हम लोग हीट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका रेशियो क्या होता है कांस्टेंट। सो क्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, W/J लिख सकते हैं, है ना, W/J लिख सकते हैं। W क्या होगा, W होता है बेटा 4πr³ J 1/r-1/r, ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, राइट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है एक चीज जो है सही करनी है, ये वाली, यहाँ स्मॉल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन पूछ कर राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, हीट तो पूछ नहीं रहा है आपसे, राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, m/s डेल्टा T 4πr³/J, ठीक है, सरफेस टेंशन 1/r-1/कैपिटल, ठीक। सो यहाँ से बेटा डेल्टा T आप निकाल सकते हैं, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 38 देखेंगे बेटा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों की साइड क्या हो गया, ये हो गए, कैपिटल M कैपिटल M कैपिटल M। Find the force exerted by this system on another capital M mass placed at the midpoint of a side, ठीक है, एक साइड पे पूछ रहा है। अब आप ये समझो ना यहाँ पे कि अगर ये यहाँ पे है सब पॉजिटिव है, तो इधर एक फोर्स लगेगा F1 और इधर एक क्या लगेगा, फोर्स F2, ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल, क्योंकि मास इक्वल है, और a/2 और a/2 है ना, तो यहाँ से जो लगने वाला एक अकेला फोर्स है F3, वो आएगा बेटा, है ना, वो आएगा, ठीक, तो क्या आएगा वो, F इज इक्वल्स टू फोर्स क्या होता है, G(m)/r²। क्या होगा ये डिस्टेंस पे आपको बताना चाहेगा बेटा, क्या होगा, ये a/2 है, a है, मतलब a² - a²/4 होगा, तो उसका भी रूट 4 में से a गया तो क्या होगा, 3a²/, मतलब a/2 √3, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है बेटा। सो F को आप प्लेस कर दो, Gm², ये तो R है, R का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3a² और 2, मतलब 2 नहीं 4 ऊपर आएगा, 2 का स्क्वायर तो 4। सो बेटा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ओके आगे चलते हैं। 39 है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है m और m के बीच में, इसको पॉइंट मास बिल्कुल मान सकते हैं, जैसे ही पॉइंट मास मानेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2r, ठीक है, f क्या होता है, Gm, दूसरा वाला भी m, 2r⁴ ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इजी, बहुत इजी, डायरेक्टली इसको पॉइंट मास बिल्कुल मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सॉलिड स्फीयर है। क्वेश्चन 40, फाइंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट व्हेन रेडियस इज 4 times of अर्थ having 9 times acceleration due to gravity।
ठीक, क्या होती है एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, यही होती है क्या? तो पहले वाले की तो यही आएगी 2 GR, सेकेंड वाले में उन्होंने क्या कहा, जी, जी क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस और 9 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ठीक है, 2 GR 2 GR क्या होगा, VE बाय VE डैश 1 अपॉन अंडर रूट एंड 9 4 ज़ा 36, सो VE डैश क्या आ गया 6 टाइम्स VE आ गया, कितना आ गया 6 टाइम्स, इसको आप मल्टीप्लाई करो, अच्छा VE होता कितना 11.2, कर दो बेटा, 66 तो ऐसे ही दिख रहा है, 67 हो जाएगा क्योंकि 0.2 है, 40 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, 2 spheres of masses small m capital M are situated in air and gravitational force between them is F. The space around their mass is now filled with liquid. बेटा देखिए यहाँ पे कुछ भी एक लिक्विड भर दिया है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 का, लेकिन यहाँ पे मेन जो की कॉन्सेप्ट है वो आपको ये सीखना चाह रहा है कि फोर्स कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो है वही रहने वाला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल जी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करते, मासेस स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करते, डिस्टेंस सेम है, फोर्स एफ का एफ ही रहेगा, ठीक है। चलिए बेटा आखिरी के कुछ क्वेश्चंस देख लें, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कैसे आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन। Two spheres each of mass m and r are separated by distance small r. The gravitational potential at the midpoint joining the centers of the spheres. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन सब आने लग गए हैं, देखिए 2 है ना, r I think the masses are same m and m है ना, और r डिस्टेंस, अब सेंटर में पूछ रहा है आपसे, तो क्या ये r/2 नहीं हो जाएगा, क्या ये भी r/2 नहीं हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है क्या, पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल हमेशा ऐड होता है, ये तो पता ही होगा आपको, -gm अपॉन r/2, और बिल्कुल ऐसा एक बार और 2 2 ज़ा 4, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला बस अगर याद है तो उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। 43rd हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमें बताना है यहाँ पे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसके भी फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। सो इंटेंसिटी के कुछ फॉर्मूले हैं, इनसाइड क्या है -gm/r/r², ठीक, इनसाइड का फॉर्मूला है। ऑन द सरफेस के लिए क्या करोगे, अगर इनसाइड ये है, ऑन द सरफेस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, ऑन द सरफेस, राइट, आउटसाइड द सरफेस में होता है -gm/, आउटसाइड द सरफेस, मतलब ये कि इनसाइड भी थोड़ा सा इंक्रीज करेगा अगर ये रेडियस आर इंक्रीज होता है, और आउटसाइड क्या करेगा कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आइए देखेंगे, अब ढूंढते हैं कौन सा वैल्यू, देखिए ये तीनों तो कांस्टेंट है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ आर है एक, मतलब इनसाइड में इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर, और हाँ ये नेगेटिव में होता है, आप देख सकते हैं एक ही ग्राफ चाहे जो शो कर रहा है इस तरीके से, तो कांस्टेंट है ये वाला भी ठीक दिख रहा है, पर ये यहाँ तक नहीं गया है, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू तक इसको शो करना था ना कि आर तक, ये देखिए कितना अच्छे से शो करना है, ठीक। आगे आर सरफेस पे जब होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो गई, उसके बाद में आर स्क्वायर के टर्म्स में गिर रहा, मतलब कर्व के टर्म्स में गिरेगा ही, तो देखिए माइनस इस वजह से बना है, इस तरीके से ऑप्शन ही इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये फॉर्मूले याद हो इंटेंसिटीज के, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, इसको फॉर्मूले ही याद करने पड़ते हैं बेटा, है ना, उसी से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 44 एस्केप वेलोसिटी मास पे किस तरीके से डिपेंड करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, GR
बताइए बेटा यहाँ पे मास है क्या? मास ऑफ द बॉडी है, जिस बॉडी, अरे मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। मास टू द पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समथिंग टू द पावर जीरो इज वन, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन ए इज द वेरी राइट क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और फिफ्थ assertion ये कहता है the value of acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the body on which force is applied। भाई ये सही बात है, क्यों? क्योंकि जी होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा आर वो कैपिटल वाला आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आर ई स्क्वायर एक्चुअली। तो ये क्या है? मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ बॉडी तो है नहीं। तो ये बात तो सही है एकदम। सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, नहीं भाई। ऊपर जाओगे एच अलग फॉर्मूला होता है, नीचे जाओगे डेप्थ वाला अलग फॉर्मूला होता है। एक सही है एक गलत है, तो सब सिंपल है कि ए और बी तो हो नहीं सकता। assertion is true but reason is false। 45 का क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 46 there is no effect of rotation of earth on acceleration due to gravity at poles। सही बात है वैसे ये। और फिर क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ इज अबाउट पोलर एक्सिस। अरे भाई सही बात है, अगर वहां पे हमारा जो कॉस का एंगल है, कॉस थीटा होता है ना टर्म्स में, तो कॉस अगर वहां पे जाते जाते कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। कॉस 90 क्या होता है हम सबको पता है? जीरो। इसका मतलब होता है कि ए ऑप्शन की बात भी सही बोल रहा है और रीजन भी उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट? क्योंकि हमको पता है कि जो ओमेगा होता है ना, जो हमारा वैल्यू होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ड्यू टू रोटेशन आर, वो प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के, राइट? और ये जो थीटा वाला वैल्यू है, थीटा वाला जो वैल्यू है, वो हम लोग लेते थे कुछ इस तरीके से। ये जब यहाँ पहुंच जाएगा पोल पे तो 90 डिग्री हो गया, दैट इज cos पाई बाई 2 इज जीरो। तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं क्योंकि वो पोल पे है। ठीक बेटा, आई थिंक आप लोग को ही समझ में आया होगा। चलिए 47 देखेंगे क्या हुआ है वायर को। अच्छा एक वायर था जो कि 20 किलो को सस्टेन कर सकता था। अगर उसको हमने क्या किया, दो पीसेस में कट किया तो फिर बैठ गया। बेटा देखो कितने पीसेस में भी कट कर ले, अगर एक वायर अगर 20 किलो सस्टेन करवाता है तो उसके दो भाग कर दीजिए, वो भी 20 केजी को ही सस्टेन करवाएंगे। इक्वल पार्ट्स में कट किया था वैसे हमने। तो कितना आंसर इसका? ऑप्शन नंबर। आखिर के कुछ क्वेश्चन करते हो बेटा हम लोग। आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है। ठीक, पढ़ाते समय जरूर किसी ना किसी ने टीचर ने बताया तो जरूर होगा कि tan थीटा क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। क्या दिया? 8, ये मत भूलिएगा, 10 टू पावर 7। स्ट्रेन 4 -4 है, सॉरी -4 है यहाँ पे। कितना हो गया? 2, मतलब 2 के आसपास है, मुझे तो एक ही दिख रहा है वैसे। और 4, हाँ 11 करेक्ट है, यही आंसर है। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, tan थीटा लगाना था। आखिर के 10 क्वेश्चन तो सारे आपके ही थे, सारे बन जाने चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। A steel wire is suspended vertically from a rigid support. When loaded with a weight in air, it extends by। अच्छा हवा में जब ये लटकता है ना तो IA होता है, और ये एक्सटेंशन is reduced to IW then the relative density of the material is। ठीक है, आइए देखते हैं गामा ALW किसके बराबर होगा आपका? ये हो जाएगा, आपने फ्लूइड में करा दिया ना उसको, फ्लूइड के अंदर चला गया वो, तो बुओयेंसी फोर्स भी आनी चाहिए। वी रो जी माइनस वी रो डब्ल्यू जी, और यहाँ पे क्या आएगा इसका? एल लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ से जो गामा है वो क्या होगा? वी रो जी माइनस ए इंटू एल। फर्स्ट इक्वेशन, ये एक्चुअली लिक्विड में है, ठीक है, ये लिक्विड में है, और आपको एयर में भी एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हवा में तो क्या है? गामा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, गामा होता है हमारा फोर्स, है ना, तो ये हो जाएगा वी रो जी एल बाई एल। एल ए होगा, लिक्विड नहीं है, यहाँ होगा एल ए और एरिया ए हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को आप इक्वेट करिए और इसको सॉल्व करिए। तो इसका डेंसिटी रिलेटिव एक्चुअली पूछ रहा है, इसका डेंसिटी आपके पास में आ जाएगा आई ए बाई
आई ए माइनस आई डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, मटेरियल के गामा तो सेम ही होते हैं, यंग्स मॉडुलस सेम होते हैं, और ये वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, इनकरेक्ट। भाई ये एक ऐसा स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, एक ऐसा सिचुएशन दिया है जिसमें बी को हम लोग खींच रहे हैं और ए खींच रहा है, ठीक है, बी भी खींच रहा है, और पहले कौन टूटेगा कब कौन टूटेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और इस तरीके से एफ खींच रहे हैं तो नीचे की तरफ भी तो एम जी लगेगा। ठीक है, तो ये बी है और यहाँ क्या है, ए है। इसका मतलब होता है कि एफ बी तो बेटा ए की फोर्स लग रहा है एफ, लेकिन जो एफ ए है वो एफ प्लस एम जी होगा, है ना, एफ प्लस एम जी होगा, एन फोर्स इस एम जी बाई थ्री। ठीक है, एम जी बाई थ्री मतलब कि एफ बी क्या है और एफ ए क्या है, एम जी बाई थ्री प्लस एम। बेसिकली दिख ही रहा है कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, इतना ग्रेटर होगा। तो अब आप ऑप्शन अगर देखो तो ए विल ब्रेक बिफोर बी इफ रेडियस इज इक्वल। अरे बात सही है ये, क्योंकि फोर्स ए पे ज्यादा लगता है, देख लो आप, ए पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये बात सही है। ठीक है, बी को भी देखते हैं, आइदर ऑफ ए और बी ब्रेक्स कब, जब रेडियस वगैरह बराबर हो, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, इसको और कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए वायर जो है सेम मटेरियल का है तो गामा क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा, है ना, मतलब एफ ए बाई सम एरिया ए बाई स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और ये किसके मटेरियल सेम है, एफ बी इंटू एल बाई ए बी, एक्चुअली ए है ये बी है और डेल्टा एल, तो ये एल बाई डेल्टा एल को हम अगर हटा दें तो एफ ए को एफ ए रहने देते हैं, एफ बी हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा एफ ए बाई, अब देखिए एरिया है तो आर ए स्क्वायर, एफ बी हो जाएगा अपना आर बी स्क्वायर। और एफ ए और एफ बी में कुछ रिलेशन है क्या, मुझे तो दिख रहा है एफ ए और एफ बी में रिलेशन, है ना। इन सब को आप प्लेस कर दो तो फिर आर ए की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ आर बी आएगी, है ना। तो कोई भी टूट सकता है, अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो क्या होगा, कोई भी टूट सकता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर आर ए इज लेस देन ट्वाइस ऑफ आर बी, आर ए का रेडियस आपने और कम कर दिया तो बेटा वो तो और जल्दी टूटेगा ना, फोर्स तो ज़्यादा किस पे है, एफ ए पे है, आपने इसका रेडियस को और कम कर दिया। ठीक, इसका मतलब ये और जल्दी टूटेगा। तीनों करेक्ट है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, ये चीज़ ध्यान देना। करेक्ट आंसर क्या है, डी। होता है क्वेश्चंस में ऐसे कि आपको पूछते हैं कि भाई पूरा सॉल्व कर लिए और तीनों ही सही हो रहा है, सर टिक क्या लगा है, तो क्वेश्चन में फिर से रीड करना, इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। इनकरेक्ट क्या है, डी ऑप्शन। सो बेटा इस तरीके से यहाँ पे ये सीरीज खत्म होती है, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप इसको प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन पेपर को फिर से, क्योंकि अगले क्वेश्चन पेपर्स में जो है आप अच्छे से कर पाए, स्कोर कर पाए। और फिजिक्स को बेटा आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, है ना, फिजिक्स में नंबर बढ़ गए तो स्कोरिंग हो जाता है फिर तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।